नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उन्नाव रेप कांड में सजा स्थगन को लेकर दखल संगठन ने जताया आक्रोश। आज से रेल का सफर हुआ महंगा। रेलवे टिकट महंगे होने से यात्रियों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। संपत्ति विवाद में फर्जी मुकदमे का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। और डर्बीशायर क्लब ने उमराव जान की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। उन्नाव रेप कांड में सजा स्थगन को लेकर दखल संगठन ने आक्रोश जताया। उन्नाव रेप कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा स्थगित किए जाने के विरोध में वाराणसी में दखल संगठन के आह्वान पर महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर प्रतिरोध मार्च निकाला। अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक निकाले गए इस मार्च में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और लैंगिक हिंसा, उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबेडकर पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन से जुड़ी एकता ने कहा कि उन्नाव रेपकांड उत्तर प्रदेश के सबसे जघन्य मामलों में से एक है, जिसने सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2017 में नाबालिग से बलात्कार, पीड़िता के परिवार पर दबाव, पिता की हिरासत में मौत और 2019 में हुए कार हादसे जैसी घटनाओं ने पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता उजागर की। नारीवादी कार्यकर्ता स्मिता ने बताया कि वर्ष 2020 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सजा स्थगित किए जाने से महिलाओं में रोष है। दखल संगठन की युवा कार्यकर्त्री जागृति राही ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सजा स्थगन का विरोध करने का निर्णय लिया है, जिसका संगठन स्वागत करता है, लेकिन सत्ता और प्रशासन के गठजोड़ से पीड़िताओं की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। दखल संगठन ने मांग की कि कुलदीप सिंह सेंगर को किसी भी प्रकार की राहत न दी जाए और पीड़िता व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम का संचालन मैत्री ने किया। प्रतिरोध मार्च और सभा में नीति, जागृति राही, आर्या, एकता, सुजाता, स्मिता सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। तो जरूर कहीं हिंसा या अन्याय हो रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। तो हम लगातार देखें, विडंबना है हमारी सरकार की, हमारी न्याय व्यवस्था की, कि हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है, हमारे न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं। ये एक पितृसत्तात्मक सोच है, जिसको ब्राह्मणवादी सोच है, जिसको बलात्कार या महिलाओं का उत्पीड़न एक निचले स्तर की समस्या माना जाता है, ताकि इस तरह की जो बलात्कारी है। जी, हम लोग आज उन्नाव के रेप पीड़िता के तो जो कुलदीप सिंह सेंगर जी है, जिनको सजा हुई थी, लाइफ इम्प्रिजमेंट की उम्र कैद की सजा हुई थी, उसकी सजा हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दी है। उसी के अगेंस्ट हम लोग लेके विरोध अपना जता रहे हैं कि एक रेप विक्टिम जो अपनी किसी तरह से कोर्ट तक पहुंचती है, अपनी आवाज रखती है, उसके बाद कई सालों, कई महीनों की जिरह के बाद उनके बलात्कारी को एक सजा दी जाती है। उसके बाद उस बलात्कारी को सत्ता के प्रेशर में या जिस भी व्यक्ति के प्रेशर में आप कहिए, मुझे नहीं पता है कि वो उसमें हम नहीं टिप पड़ी कि उनको एक ब्रेव पीड़ित बलात्कारी को सजा उनकी मुलतवी कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हर उस व्यक्ति पे हर उस पीड़िता पे असर पड़ेगा जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, रेप के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। हर उस महिला पे असर पड़ेगा, वो अपनी लड़ाई लड़ने से पहले हार जाएगी कि जब ऐसे बलात्कारियों को छोड़ ही दिया जाता है तो हम लड़ाई लड़के क्या करेंगे। तो ये मुद्दा सिर्फ सेंगर और इस मुद्दा हर उस महिला का है जो कहीं ना कहीं औरतों के लिए अपनी आवाज या किसी औरतों के खिलाफ हो रहे किसी भी प्रकार की हिंसा, बलात्कार या छेड़छाड़ के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की घटना से उन औरतों की आवाज दब जाएगी, वो आगे आने से डरेंगी, अपनी आवाज उठाने से डरेंगी। तो हम सभी को एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते इस कृत्य के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो
जिन्होंने सजा सस्पेंड किया वो ये सोचे कि इस तरह की कृत्य से समाज पे क्या असर जा रहा है, महिलाओं पे क्या असर जा रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप सभी समाज देशवासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहेंगे कि जो भी इस तरह की महिला जो भी है, प्रबुद्ध नागरिक हो, एनजीओ हो, स्वयं संगठन हो, औरतें हो, लड़कियां हो, जो भी हो, बच्चियां हो, जो भी जिस स्तर से अपनी आवाज बुलंद कर सक, जिस भी स्तर से, जरूरी नहीं कि वो किसी मंच का सहारा ले, उनके पास बहुत सारे मंच है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, आपके स्कूल है, अपने पेंटिंग्स के माध्यम से, अपनी ड्राइंग के माध्यम से आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं, ताकि हमारे न्याय व्यवस्था, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये बात जाए और इस तरह के बात फैसला देने से पहले इस तरह की आवाजों को वो लोग सामने रख सके, ताकि ये कुलदीप सिंह सेंगर का फैसला नजीर न बनने पाए, बलात्कारियों के लिए नजीर न, उदाहरण न बनने पाए। न्याय दिलाने के लिए बच्ची के साथ आप लोग कहाँ तक जाए, उनका समर्थन करेंगे? उस बच्चे का कितना समर्थन है, कहाँ तक? सर देखिए, हमारी एक लिमिट है, हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हम ना जज है, ना ही हम वकील है, ना ही हम सिर्फ एक अपने संगठन के माध्यम से, दखल या और भी इस तरह के संगठन के माध्यम से हम बस एक बात रख सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तभी हम अपनी उस बच्ची को न्याय, उस बच्ची को नहीं, उस बच्ची के माध्यम से और भी बच्चियां जो कहीं ना कहीं रेप विक्टिम्स है या रेप जैसे घिनौने अपराध का सामना कर रही हैं, उसके माध्यम से ये बात करेंगे कि वो अपनी बात रखें और ताकि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक हो सके, तो नेशनल संसद तक भी बात जाए, ताकि इस तरह के वापस से किसी भी बलात्कारी के साथ या किसी भी सजा याफ्ता जो बलात्कार के लिए सजा काटे, उनके साथ ऐसा ना किया जाए कि उनको छोड़ दिया जाए। सर भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सर भारत सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के रेप विक्टिम्स की बात को ध्यान में रखा जाए, ना ये इस तरह के हर तरह की बच्चियां या जो भी महिलाएं रेप विक्टिम्स हो रही है या उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, यौन अपराध हो रहे हैं, उसके लिए एक और कानून है। सर कानून में कोई कमी नहीं, कानून तो पहले से मैं जानती हूँ कानून है, लेकिन उस कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए, सही और विद इन द टाइम, कम से कम समय में इन कानूनों को जो बनाया गया प्रॉपर करके उनको जो भी इसके पीछे जिम्मेदार व्यक्ति जो भी गलत कर रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, रेपिस्ट हो या जो भी यौन अपराधी हो, उनको बिहाइंड द बार किया जाए जितनी जल्दी हो सके। और जो लड़कियां सामने आके अपनी आवाज रख रही है, उनको इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए कि वो बच्चियां डरे नहीं, आगे आके अपनी बात मुखर होके कहें। और साथ में हम सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि वो समाज का कुछ इस तरह से कुछ बनाए कि लड़कियां अपनी बात रखें तो डरे नहीं, शर्माए नहीं, संकोच न करे, बल्कि निसंकोच होकर अपनी बात रखें, किसी से डरे नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी कहीं का भी हो सदस्य हो, कहीं का भी नेता, कुछ भी हो। अभी जो लगातार बलात्कारियों की जमानत हो जा रही है, उसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एकदम अभी रेवन्ना के केस में हम लोग उन्नाव रेप केस को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं बिल्किश बानो केस से लेकर अभी जब बीएचयू का भी ऐसे ही हुआ कि बलात्कारी लोग का मतलब पता चल गया था कि यही बलात्कारी है, उसके बाद सजा होने के बाद जमानत हो जाना, ये लगातार प्रचलन में चल रहा है। तो पूरा दखल संगठन यहाँ पे उपस्थित इसीलिए हुआ है कि ये प्रचलन को बंद किया जाए। ये जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग बलात्कार करके इतने आसानी से जाते हैं और बेल करा के चले आते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज दे रहा है जनता को, और खास तौर से वो उन रेपिस्टों को जो लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं और उनको ये लगता है कि हम लोग छूट जाएंगे। तो ये हमारे समाज को बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है और हौसला बढ़ा रहा है बलात्कारियों का कि करके 4 साल, 2 साल, 3 साल जैसा उनका पावर है, उस पावर के आधार पर वो छूट जाएंगे। जो हमारा पूरा न्यायालय है, जो न्याय व्यवस्था है, उस पर अब किसी भी महिला लड़की को विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम लोग बहुत दुखी है सुन के, समझ के। और लगातार जैसे आप निर्भया के केस को देखेंगे, इतने साल लग गए न्याय पाने में, तो एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग पूरे न्याय व्यवस्था से भी कर रहे हैं कि क्या होना है, क्या चाहते हैं, क्योंकि अब के रेपिस्ट रेप करने के बाद कत्ल भी कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कत्ल के भी एक आरोपी हो रहे हैं। तो बलात्कार और हत्या दोनों के अगर आप अपराधी हैं और आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल इतने दिनों में अगर सजा मिल जा रही है, पॉक्सो लगा था, पॉक्सो आज तक अभी मतलब जो जजमेंट आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं है, कि क्या बेस पे केस चल रहा था।
वो बता रही है, चीख चीख के लड़की कह रही है कि वो नाबालिग है, पर मेडिकल के द्वारा बता दिया गया कि वो नाबालिग थी। लेकिन कहाँ से क्या न्यायालय प्रूफ ले रहा है, कैसे बात कर रहा है? जो उनका वक्तव्य आया है उनकी माँ का, ये आया है कि खड़े खड़े जजमेंट सुना दिया गया और वो चले गए, एक बात सुने भी नहीं। तो ये सब सुन के हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है और हमको लगता है कि दुखी के साथ बहुत आक्रोशित है कि इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगते थे और उस नारे को हम लोग जहां तक देख रहे हैं कि वो नारा सिर्फ और सिर्फ जुमला है और ये नारे को एकदम मिटाना चाहिए। और अगर सच में बेटी बचाना चाहते हैं तो कुछ इस सरकार को कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा जिससे लगे कि वो बेटी बचा रहे हैं। पीड़िता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है, तो उनको वहाँ से क्या लगता है? अब न्याय व्यवस्था को देखते हुए हाई कोर्ट जिस तरीके का दिया है, लेकिन उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग भी चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद बनी रहती है, वहाँ पे हम लोग कोशिश लगातार देखते रहते हैं कि एक कोशिश होती है और वहाँ से न्याय मिलता है। तो अभी तक तो सकारात्मक ही है कि शायद न्याय मिल ही जाए। आज से रेल सफर महंगा हुआ। रेलवे टिकट महंगे होने से यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए आज से रेलवे टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। किराए में बढ़ोतरी को लेकर वाराणसी में यात्रियों से बातचीत की गई, जिसमें यात्रियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। सफर कर रहे कई यात्रियों ने बताया कि टिकट महंगा होने से सीधे तौर पर आम यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। यात्रियों का कहना है कि केवल किराया बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यात्रा सुविधाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने चाय और टिकट वेंडिंग की समस्या, ट्रेनों की सफाई व्यवस्था और कैंटीन सुविधाओं को बेहतर करने की मांग उठाई। वहीं कुछ यात्रियों ने किराए में बढ़ोतरी को सही ठहराया। उनका कहना है कि इससे रेलवे की आमदनी बढ़ेगी, जिससे देश की जीडीपी में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। फिलहाल टिकट महंगे होने के बाद रेलवे यात्रियों की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा जारी है। आज से कहा जाए तो रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जो भी सफ़र कर रहे हैं, 215 किलोमीटर के बाद जो है आपका 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाएगा। हालांकि राहत यह है कि जो जनरल है, बढ़ोतरी की का सवाल है तो ये जो है एक तरह से जनता के ऊपर कुछ बोझ ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, जिसे यात्रा वृद्धि में हो रहा है। गवर्नमेंट कर रही है, सुविधाएं भी बढ़ाई है, हम हैं सुविधाओं से संतुष्ट हैं, लेकिन यात्रा वृद्धि में जो किराए में वृद्धि हो रही है उससे तो हम लोग उतना सहमत नहीं है, क्योंकि यात्रा वृद्धि हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग रोज़मर्रा के सामानों को जुटाने में ही मजबूरी महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो यहाँ भी बढ़ेगा तो ठीक नहीं है हमारे लिए। एक तरह से सफ़र के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप टिकट, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अभी हम जो है परीक्षा देने इलाहाबाद जा रहे थे तो वेटिंग में भी लोग उसी समस्या से जूझ रहे थे जैसा कि जनरल में सामान्य में बैठे हैं। तो वेटिंग में ऐसा होना चाहिए, हम टिकट की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बहुत आराम से टिकट मिल जाए, आराम से हम यात्रा करें। सो हमसे पैसा लिया जा रहा है तो हमको कम से कम सुविधा भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। और सब सुविधाएँ हैं, लेकिन टिकट की समस्या बहुत बड़ी है, अभी भी है, जो भी सुलझी नहीं है हमारे हिसाब से। बढ़ा दिया है, हाँ, भार बहुत, हाँ यही तोहफा है, बहुत अच्छा तोहफा है। 30 रुपये बढ़ गया हमारा, भी हमको बराबर जाना है, मुंबई आना जाना लगा। सुविधाएं दिख नहीं रही है भैया, बढ़ा तो रही है रेलवे अपने हिसाब से, वो कह रहा है, लेकिन कोई सुविधा बढ़ी दिखी नहीं हमको। ना तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई दिखती हो, ना बहुत कोई ऐसी फैसिलिटी दिखी हो। पहले जैसे जनरल डब्बे में था उस समय, अभी इस समय स्लीपर में ऐसा लग रहा है कि स्लीपर वैसे ही हो गया है। एक सबसे अहम सवाल ये उठ जाता है कि जब आप रिजर्वेशन करवाने आते हैं तो काफ़ी लंबी वेटिंग का भी इसको करना पड़ता है, कभी कभार तो वेटिंग कंफर्म भी नहीं हो जाते। तो क्या आपको लगता है कि रेलवे को इसके प्रति भी ध्यान देनी चाहिए? यात्रियों के लिए देखिए सबसे बड़ा जो है ना सुविधा यही है कि कभी भी हम रेलवे के लिए जब आते हैं काउंटर पे, जब भी, चाहे 4 महीने था तब भी, 2 महीने हो गया तब भी वेटिंग ही मिलता है। मजबूरी बस हमको जो है वेटिंग लेकर के, अभी वेटिंग में हम जाएंगे तो अगर टीसी हमको नहीं जाने दिया तो हमको जनरल डब्बे में जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो असुविधा है ये यही है। अगर 30 रुपये बढ़ा भी दिया रेलवे, अगर हमको कंफर्म टिकट मिलता तो हम 10 रुपये और भी दे सकते थे, 20 रुपये और भी हमको जो है कोई भारी नहीं पड़ा। लेकिन कभी भी, अभी हमको 97 जो है नंबर मिला है वेटिंग,
ये भी कंफर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कोई भरोसा नहीं। अब उसके बाद फिर हमको जो है अगर रिटर्न करना होगा, अगर हम नहीं जा पाएंगे, यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो मेरे से इसमें चार्ज भी काटा जाएगा। मतलब हमारी कोई गलती नहीं है। वेटिंग देने वाला रेलवे है, कैंसिल करेगा तो उसका चार्ज वही काटेगा। हमारी क्या गलती भैया? हमको तो आप यात्रा भी नहीं करने दोगे, फिर हमको स्लीपर में भेजोगे। संपत्ति विवाद में फर्जी मुकदमे का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। थाना सारनाथ में दर्ज मुकदमे को लेकर पीड़िता मालती देवी ने इसे संपत्ति विवाद के चलते फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया मुकदमा बताया है। मालती देवी का आरोप है कि वादी विजय कुमार मौर्य ने उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से धन बल का प्रयोग कर उनके पुत्रों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। प्रार्थना के अनुसार पूर्व में भी इसी संपत्ति को लेकर एक अन्य मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, जिसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई। आरोप है कि 7 दिसंबर 2025 को वादी अपने साथ 20-25 लोगों को लेकर उनकी संपत्ति पर पहुंचा, पक्की दीवार तोड़ दी और परिवार के साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। मालती देवी ने यह भी बताया कि उक्त संपत्ति को लेकर मामला करीब 10 वर्षों से सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने पुलिस पर दबाव में आकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और आशंका जताई है कि दबाव बनाकर जबरन कब्जा कराया जा सकता है। पीड़िता ने मामले में निष्पक्ष विवेचना के लिए उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील की है। कहाँ रहती है, क्या मामला है? मोहम्मदपुर में। क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आई हैं? आके हमारे साथ शायद दीवार सब गिरा रहा था। विजय मौर्य काला नमार है और मैंने और तेरा ली हमारा लड़की लड़का कोई न रहा। जमीन पर कितना बाप दादे से हमने है। थाने में गई थी? हाँ। क्या बोले थाना? कुछ नहीं सुनवाई होता, कुछ सुनवाई होता ना, न चौकी पर न थाने पर। अच्छा, चौकी दरोगा साहब आके और हमने धमकाओ चमकावत रहन कि हम महिला बुला के सबके लदवा के भेज दे थाने में। थाने में दिया? हाँ। तो बंद कर दें। ये सर, ये गरीब महिला है और इसके घर को जो है विजय मौर्य ने जो है गिरा करके और दिन दहाड़े जो है इतना बड़ा जो दुस्साहसिक कार्य करते हुए जो है इस काशी की नगरी में जो है एक घृणित कार्य किया गया है। ये महिला जो है दौड़ रही है और इसकी जो है कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये अब तक कई बार थाने में प्रार्थना पत्र दे चुकी है, सारी प्रतियां हैं हमारे पास। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इतने प्रार्थना पत्र अब तक कम से कम 10 बार दे चुकी है, कमिश्नर साहब के यहाँ भी, थाने में भी जा करके, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है अभी तक जो है नहीं हुई है। और इसके बच्चों के खिलाफ जो है एक झूठा फर्जी 307 का मुकदमा लिखा दिया गया है और ये इसके बच्चे जो है घर छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। संबंधित थाने के चौकी इंचार्ज साहब भी कई बार घर जाकर कह रहे हैं कि नहीं, जमीन जो है छोड़ करके हट जाओ, नहीं तुम्हारे बच्चे को जेल भेज देंगे। और उस FIR का जो वर्जन है उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र या किसी भी उस तरह का घातक वेपन का उपयोग नहीं बताया गया। और इस पूरी घटना की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे CC कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में सरेआम ये चीजें दिख रही हैं कि लोग आ रहे हैं रम्मा और जो है तमाम जो है दीवार तोड़ने वाले वस्तुओं को लेकर के और करीब 45 मिनट तक इस पूरे आपराधिक वारदात को सरेआम जो है अंजाम दिया गया, जिसका CC फुटेज थाने को भी कई बार दिखाया जा चुका है, कमिश्नर साहब को भी दिखाया जा चुका है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कमिश्नर साहब ने लिखा भी है कि वीडियो जांच करके तत्काल जो है इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उस वीडियो के आधार पे आपराधिक तत्वों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। 307 का जो मुकदमा लिखा गया, किस आधार पे लिखा गया मुकदमा? वो तो इसके बारे में थानाध्यक्ष महोदय ही बताएंगे कैसे लिख लिया गया। उसमें किसी प्रकार को कोई चोट नहीं आई या 307 से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी तत्व जो है उसमें मौजूद नहीं। ये सिर्फ उस भू माफिया के जो है दबाव और प्रभाव के कारण जो मुकदमा लिख दिया गया और इस गरीब महिला के साथ जो अपराध हुआ, जिसका साक्षात सारी चीजें प्रमाण है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, और उस संबंध में थाना जो अभी तक मुकदमा नहीं पंजीकृत कर रहा है और इसके बच्चे जो है परेशान हैं। क्या मांग है वकील साहब? हमारा मांग ये है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पे सारी तथ्यों की जांच करके जो दोषी है उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए। किस थाने का मामला है और कहाँ? ये संबंधित थाना सारनाथ का है और ये जो पैगम्बरपुर पंचकोशी की ये गरीब महिला है और इसकी उम्र करीब 72-73 साल है। बच्चे इसके मजदूर हैं जो काम करते हैं, आज वो अपना घर छोड़ करके भागे हुए हैं उस भूमाफिया के आतंक से।
डर्बीशायर क्लब ने उमराव जान की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में कलाकार उमराव जान की 88वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये कार्यक्रम सिगरा स्थित फातमान मस्जिद काली गुंबज के पास उमराव जान के मकबरे पर आयोजित हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने फातिहा पढ़ा और फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शकील अहमद जादूगर ने कहा कि फैजाबाद में पली बढ़ी उमराव जान, जिनका बचपन का नाम अमीरन था, ने लखनऊ में नृत्य और गायन की बारीकियां सीखकर नवाबी दरबारों में अपनी कला से विशेष पहचान बनाई। उन्होंने बताया कि जीवन के अंतिम समय में उमराव जान बनारस आकर एकांत जीवन बिताने लगीं और 26 दिसंबर 1937 को यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। बरसी के अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने राज्य सरकार से मांग की कि उमराव जान के मकबरे पर हाई मास्ट लाइट लगवाई जाए ताकि यह ऐतिहासिक स्थल सदैव रोशन रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, आफाक हैदर, चिंतित बनारसी, विक्की यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने नृत्य कलाकार उमराव जान की 88वीं पुण्यतिथि फातमान स्थित काली गुम्बज की मस्जिद के पास जो उनके कब्रगाह है और मकबरा है, उसी जगह जो है उनकी 88वीं पुण्यतिथि आज के दिन 1937 में इस फन की दुनिया को छोड़कर अलविदा कर गए। आज उनको शिद्दत से हम याद कर रहे हैं और उमराव जान जो जिनको एक साफ छवि की महिला कहा जाता है, उमराव जान जो बचपन में एक अपराधी द्वारा जो बचपन में एक बच्चे को जैसे अपहरण कर लिया किया जाता है, उस दौर में उनको उठाकर वो ले जाकर लखनऊ ले जाकर भेज दिया, जो कि बचपन का नाम अमीरन बीवी था, और ले जाकर लखनऊ में एक तवाइफ के हाथ भेज दिया, जिसको जिन्होंने जो है उनको कला सिखाई और कला सिखाने के बाद नवाबों ने उनको नाम, जब वो बड़ी बही तो उनका नाम उमराव जान रख दिया। उमराव जान के ऊपर भारत के अंदर 2-3 फिल्में बनी, जिसमें ऐश्वर्या राय की फिल्म बनी उमराव जान, और सबसे पहले मुजफ्फर अली साहब ने जो रेखा की बनाई थी उमराव जान, उस पे भी उन्होंने याद में क्या किया आपने? आज हम लोगों ने उनके कब्र मकबरे पे फातिहा पढ़ी, फूल चढ़ाया और समा रोशन किया। और उमराव जान जो है एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुत से लोग आज़ादी के वक्त में उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया। पराड़कर भवन में उल्लूक महोत्सव आयोजित हुआ। हास्य व्यंग से पूरा सभागार गूंज उठा। पराड़कर स्मृति भवन के गर्देश सभागार में शनिवार गोष्ठी समिति द्वारा आयोजित उल्लूक महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा उल्लू महाराज की आरती कर विधिवत रूप से की गई। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का ठंड को देखते हुए कंबल पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कवियों ने महिला सशक्तिकरण, बेटी, राजनीति और सामाजिक विषयों पर आधारित हास्य व्यंग कविताएं व गीत प्रस्तुत किए। कवियों की सशक्त प्रस्तुतियों ने सभागार को ठहाकों से भर दिया। गुनगुन गुप्ता, पंडित मनमोहन मिश्रा, प्रियंका प्रभात, बजरंगी, सलीम शिवालवी, महेंद्र चंद जायसवाल, श्यामलाल यादव एवं प्रवीण सिंह ने अपनी हास्य व्यंग कविताओं से श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव के सफल आयोजन ने साहित्य प्रेमियों को एक यादगार संध्या का अनुभव कराया। उसी का फलसफा गायन
उसी का फलसफा कायम सफर जिसका रूहानी था, उसी का फलसफा कायम सफर जिसका रूहानी था, कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। उसी का फलसफा कायम सफर जिसका रूहानी था, कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बात साहब सी, करोगे यार तुम मुझको दुश्मन खानदानी था। देखिए, ये उल्लू महोत्सव है। चूंकि उल्लू कह देने से लोग उसको बेवकूफी का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उल्लू किसानों का मित्र होता है। वो फसलों को, कीड़ों को खा करके रक्षा करता है, बचाता है। अमेरिका जैसे देशों में तो उल्लू को राष्ट्र पक्षी जैसा दर्जा मिला है। तो एक उल्लू महोत्सव चूंकि भारत में हम करते हैं, तो भारत में जिस जिस पर्याय में उसका अर्थ लिया जाता है, जिस जिस अर्थ में उस शब्द को लिया जाता है, उस अर्थ में हम लोग व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए एक ऐसा महोत्सव मनाते हैं जो काशी की जीवंतता को, काशी की जो अल्हड़ मिजाजी है उसको दर्शाता है कि कोई न कोई किसी न किसी विभाग से परेशान है, किसी के घर में सीवर की समस्या है, किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, कोई रोड की समस्या से त्रस्त है, किसी के यहाँ माने टोटी खराब हो गई है, कोई न कोई त्रस्त है, परेशान है। तो एक दिन अगर व्यंग करने का मौका मिलता है तो हम किस पे व्यंग करें? सरकार पे, या इन परेशानियों का जो कारक है उस पे व्यंग करते हैं। तो हम ये उल्लू महोत्सव के रूप में एक ऐसा हास्योत्सव मनाते हैं जिस पर हम खुल करके अपने विचार कविता के माध्यम से रखते हैं, जिससे किसी को बुरा भी न लगे और मजा भी आए। पहले तो बहुत बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम अब छोटे में हो रहा है, इसका क्या? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उल्लू विलुप्त हो गए हैं। हाँ, पहले बड़े स्तर पे होता था। कई बार टाउन हॉल मैदान में हुआ, टाउन हॉल की स्थिति आपने देखी ही, वहां भी जगह कंजेस्टेड हो गया है। कई साल तक जो है मारवाड़ी युवक संघ में हुआ, एक आध बार घाट पर हुआ, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा विलंब भी हो गया था। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटे स्तर पे कर रहे हैं, ताकि भीड़ के अभी तो भीड़ काशी में है ही है, और ज्यादा लोग परेशान न हो। इसलिए हम लोग ये, चूंकि परंपरा भी जिंदा रहे और ये कार्यक्रम भी न मरे, इसलिए हम लोग छोटे स्तर पे इस बार किया। अगली बार बड़े स्तर पे किया जाएगा। नहीं, सरकार सिर्फ नाचने गाने वालों को ही सहयोग करती है। हालांकि काशी में कला, साहित्य और संगीत तीनों का ही बड़ा महत्व है। तो कला और संगीत पर तो खूब सरकार ध्यान देती है, धन वर्षा करती है, लेकिन साहित्य पर बहुत कम दृष्टि डाली जाती है। बनारस में इस वक्त कोई ऐसा मुक्ताकाशी मंच नहीं है जो आने वाले नए रचनाकारों के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाए सरकार की तरफ से, कि लोग आए और नई प्रतिभाओं को वहां पर मौका मिल सके। छात्र जीवन में लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैं सरकार से ये डिमांड भी करता हूं कि कोई एक ऐसा मंच अपने शहर में हो, मुक्ताकाशी मंच हो, या फिर ऐसा कोई मंच हो जिसे छात्रों को निःशुल्क प्रोवाइड किया जाए, ताकि नई प्रतिभाओं को थोड़ा बल मिल सके। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार की आमने सामने टक्कर की चपेट में आने से बाइक सवार की फ्लाईओवर से गिरकर मौत हो गई।
फुलवरिया 4 लेन स्थित लहरतारा फ्लाईओवर पर गुरुवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। 2 4 पहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर के दौरान उनकी चपेट में आकर बाइक सवार युवक फ्लाईओवर से करीब 20 फीट नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी भी घायल होकर बेहोश हो गई। मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ निवासी 30 वर्षीय अजय गुप्ता अपनी पत्नी नीति के साथ मंडवाडी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे लहरतारा चौकी के पास फ्लाईओवर पर पहुंचे, तभी सामने से आ रही स्कॉर्पियो और लहरतारा से फुलवरिया की ओर जा रहे एक अन्य 4 पहिया वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और अजय गुप्ता उछलकर ओवरब्रिज के नीचे पुलिस चौकी के पीछे जा गिरे, जबकि उनकी पत्नी फ्लाईओवर पर ही बेहोश हो गई। सूचना मिलते ही मंडवाडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपति को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने अजय गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया। लहरतारा चौकी प्रभारी राहुल सिंह ने घटना की पुष्टि की है। मंडवाडी पुलिस ने 2 करोड़ की हीरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मंडवाडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब लहरतारा चौराहे के समीप चेकिंग के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लहरतारा चौकी इंचार्ज राहुल सिंह ने सफेद रंग की आर्टिका कार को ओवरटेक कर रोका। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस टीम ने वाहन को घेर कर तलाशी ली, जिसमें कार की सीट के नीचे अखबारी कागज में लिपटा लगभग 1 किलो पीले रंग का पाउडर बरामद हुआ। कार चला रहे भदोई जनपद के थाना गणेशपुर निवासी 57 वर्षीय लक्ष्मी नारायण उपाध्याय को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया। सूचना पर पहुंची एंटी नार्कोटिक्स झांसी की टीम ने जांच के बाद बरामद पाउडर के हीरोइन होने की पुष्टि की। बाजार में इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल मंडवाडी पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अधिवक्ताओं ने पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचार और हत्याओं के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। अधिवक्ताओं ने भारत सरकार से मांग की कि इस मामले में कठोर कूटनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाया जाए, ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने देश में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजने और उन पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, पुतला दहन का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हमारे देश में घुस करके और तरह तरह के गलत कार्य करते रहते हैं और हमारे ही देश के लोग उसको प्रशय देते हैं। हम उन प्रशय देने वाले लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि वो बांग्लादेशियों को प्रशय न दे करके अपने देशवासियों का अगर समर्थन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ भी बहुत से गरीब लोग पड़े हुए हैं जिनको खाने को नहीं हटता है, घर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम दूसरे देश को लोगों को ले आ करके यहाँ अगर व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे तो हमारा देश की सुरक्षा भी कमजोर होगी, आर्थिक समय भी कमजोर होगी और मानसिकता से भी हम कमजोर होते चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग इस बांग्लादेशी को निकालने में पूरा सहयोग करें। शासन प्रशासन से लेकर के व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं, यहाँ के निवासी नागरिक, वो भी इस पर अपना मुहिम चलाएं और सारे लोग बांग्लादेशियों के विरोध में खड़े होकर के उनको भगाने का प्रयास करें। हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसका विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया गया, क्योंकि अभी 1 हफ्ता पहले दीपू दास की हत्या हुई, उसके बाद पुनः कल भी हत्या हुई है। लगातार हत्याएं हो रही है। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी द्वारा श्री भगवान के जन्मोत्सव पर विविध अनुष्ठान किए जाएंगे। वाराणसी में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी द्वारा अपने प्रतिष्ठा एवं उपास्य श्री भगवान के 85वें जन्मोत्सव एवं मानव
निष्ठ सेवा महायज्ञ का आयोजन 2 और 3 जनवरी 2026 को श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में देश विदेश से लगभग 300 श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत 2 जनवरी की शाम तथा 3 जनवरी की सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे से आध्यात्मिक प्रवचन, भजन, नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव में श्री भगवान के जीवन, उनके 30-40 वर्षों के वैश्विक सेवा कार्य, मानवता के प्रति प्रेम और सनातन धर्म के आदर्शों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाएगा। 3 जनवरी को सुबह प्रभात फेरी, 100 साधुओं का भंडारा और सायंकालीन विद्वत सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं देश के कई प्रतिष्ठित विद्वान और विशिष्ट जन सहभागिता करेंगे। जन्मोत्सव के अवसर पर संस्था द्वारा विभिन्न सेवा कार्य भी किए जाएंगे, जिनमें दिव्यांगों को व्हीलचेयर प्रदान करना, दिव्यांग विद्यालय को रोजगार परक मशीन देना, छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित करना, गरीब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना शामिल है। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस अवसर पर सपरिवार सहभागिता कर आयोजन को सफल बनाएं। रास्ते में घूमते थे, पिता माता का बात नहीं सुनते थे, जो ऐसे ही रास्ते में घूमते थे, उन बच्चों को लेकर के लगभग 100 बच्चों को लेकर के वो लोग एक स्कूल चला रहे हैं, नवजीवन ट्रस्ट, जहाँ पे एक स्पेनिश महिला इस संगठन को चलाती है, जहाँ पे बच्चों को वैदिक धर्म के मंत्र, पूजा पाठ सिखाया जाता है। तो उस स्कूल के साथ हमारा संपर्क बहुत दिनों से है और वहाँ पे ये जो मंत्र सिखाना और मंत्र पाठ कराना, इसमें भी हमारा एक योगदान है। तो इस बार हम लोग उन बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए एक कंप्यूटर हम लोग उनको प्रदान समर्पित कर रहे हैं। और साथ ही जो आप लोग जानते हैं कि हमारा आश्रम जो है, जो प्रधान आश्रम है, वो हमारा दशाश्वमेध में एक दशाश्वमेध क्षेत्र में है, गली में है। क्योंकि हम लोग उस गली में बहुत दिनों से रहते हैं, हम लोग को पता है कि वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अर्थ के अभाव में वो लोग पढ़ नहीं पाते, पिता माता उनको पढ़ा नहीं पाते। तो उन लोगों को हम लोग कुछ छात्रवृत्ति के द्वारा उनके पढ़ाई शिक्षा में भी हम लोग कुछ मदद करने का प्रयास करेंगे। तो काशी वासियों से कुछ कहना चाहेंगे इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी की ओर से? काशी वासियों को केवल इतना कहना चाहते हैं कि धन्यवाद, धन्यवाद काशी, आपने 25 साल हमारे साथ आपने हमें जगह दिया, हमें यहाँ पे प्रतिष्ठित होने में आपने हमारा सहयोग किया। काशी के विभिन्न क्षेत्रों से हमें सहायता मिला। जैसे कुछ नाम हम बोल सकते हैं, जैसे ये जो कानू बाबू डेकोरेटर्स है, उत्तम, उन्होंने हमें बहुत सहायता किया। फिर एक BHU में उज्जवल बैनर्जी है, उन्होंने, फिर जो हमारी जो महिला आश्रम है वहाँ पे शीला जी थे, अभी वो वीर माता जी बन गई है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने हमें मतलब हम जब यहाँ पे आए थे, हमारे पास ना आश्रम था, ना रहने का स्थान था, ना कोई अर्थ था, ना मतलब एक कुर्ता और धोती और एक भगवत गीता लेकर हम लोग काशी में आए थे। तो आज ये आश्रम 3 आश्रम हो चुका है। तो इसमें काशीवासियों का बहुत प्रेम, बहुत सहयोग मिला, और जैसे ये बच्चे जो है हमारे, ये सब काशी के ही बच्चे हैं। और हम लोग हमारा ये एक सपना है, ये जो गलियों में जो बच्चे रहते हैं, ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर इनको मौका दिया जाएगा तो ये लोग आगे जाकर देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इसलिए हर हर महादेव। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उन्नाव रेप कांड में सजा स्थगन को लेकर दखल संगठन ने जताया आक्रोश। आज से रेल का सफर हुआ महंगा, रेलवे टिकट महंगे होने से यात्रियों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। संपत्ति विवाद में फर्जी मुकदमे का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। और डर्बीशायर क्लब ने उमराव जान की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।